हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है। पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। मम्मी, आप पापा से कहना कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पर ले लें और मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये थे आखिरी शब्द 31 साल की लेडी डॉक्टर के। इसके बाद उसकी ब्रूटल तरीके से रेप और हत्या कर दी गई। आज हम आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 31 साल की लेडी डॉक्टर, जो कि सेकेंड ईयर चेस्ट पीजीटी थी, उनके रेप और ब्रूटल मर्डर केस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करेंगे और डॉक्टर फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जो हमारी जान बचाते हैं उनकी जान सुरक्षित रह सके। सबसे पहले हम पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कहानी में कहाँ पर लूप होल्स थे, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे केस के अराउंड किस किस तरह की कॉन्स्पिरेसीज हैं। मिडिल क्लास परिवार के बच्चे जब नीट जैसे टफ एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बनते हैं तो परिवार को उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि अब शायद उनकी गरीबी, उनके परेशानी के दिन दूर हो जाएंगे। ऐसी ही कुछ उम्मीदें नंदिनी, हम एक बदला हुआ नाम, एक काल्पनिक नाम इस्तेमाल करेंगे इस केस को स्टडी करने के लिए। नंदिनी के परिवार वालों को भी उनसे थी। पिता एक मामूली से टेलर थे जिन्होंने समाज से लड़ के अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई करवाई थी, इसी उम्मीद से कि उनकी बेटी आगे चलकर उनके परिवार की परेशानियां दूर करेगी और उनके परिवार में खुशियां लेकर आएंगी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। नंदिनी के परिवार के सारे सपने चूर चूर हो गए जब उन्हें हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात को ही नंदिनी की मां ने नंदिनी से बात की थी और नंदिनी ने उन्हें बताया था कि सब कुछ ठीक है। तब अचानक ऐसा क्या हो गया, उनकी तबीयत अचानक कैसे ख़राब हो गई। परिवार वाले अभी इसी सोच में डूबे हुए थे, तभी हॉस्पिटल से उन्हें एक और फ़ोन कॉल आता है और इस बार हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें बताता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, तो आप लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। घर वाले ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि जिस बेटी ने गोल्ड मेडल जीतने के सपने देखे थे, अपनी लाइफ में जो बहुत अच्छा कर रही थी, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे कि वो सुसाइड कर लेगी। पेरेंट्स आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें 3 घंटे तक बाहर इंतज़ार करवाया जाता है और उन्हें उनकी बेटी की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर पेरेंट्स दबाव डालते हैं, तब नंदिनी के पिता को सेमिनार हॉल के अंदर ले जाकर नंदिनी की बॉडी दिखाई जाती है। नंदिनी के पिता बॉडी की कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और लाकर बाकी फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। बॉडी की हालत को देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक ब्रूटल मर्डर है। अब तक ये पूरी न्यूज़ हॉस्पिटल और कॉलेज में फैल चुकी थी। जूनियर डॉक्टर्स सेमिनार हॉल के बाहर जमा हो जाते हैं और नंदिनी के पोस्टमार्टम की मांग करने लगते हैं। जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बस नहीं चलता है और उन पर दबाव बढ़ने लगता है, तब वो 5 फीमेल पीजीटी और इंटर्न्स और फैमिली के प्रेजेंस में 3 फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। इस पूरे प्रोसेस का वो वीडियो भी रिकॉर्ड करवाते हैं और ये ऑटोप्सी लगभग शाम को 7:15 पर ख़त्म होती है
उसके बाद नंदिनी की बॉडी परिवार को हैंड ओवर कर दी जाती है, जिसके बाद परिवार उन्हें ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर देता है। अब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठ चुके थे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि एक फीमेल डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी थी, उसकी उसी के वर्क प्लेस पर रेप करके मर्डर कर दिया गया था। अब पुलिस भी अपने काम में लग जाती है। सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करना और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस से पूरी जानकारी मिलती है। सीसीटीवी फुटेजेस में पुलिस देखती है कि कैसे नंदिनी अपने 4 इंटर्न डॉक्टर्स के साथ सेमिनार हॉल में जाती हैं। नंदिनी सेमिनार हॉल में 12:30 बजे के आसपास जाती हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो लोग सेमिनार हॉल में बैठकर डिनर करते हैं और उसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास वो चारों इंटर्न्स सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। सेमिनार हॉल में ही नंदिनी आराम करने लगती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी स्टाफ के लिए कोई और रेस्ट रूम नहीं था जहां पर जाकर स्टाफ के लोग आराम कर सकें। इसलिए नंदिनी वहीं सेमिनार हॉल में ही आराम करने लग जाती हैं। पहले तो रिपोर्ट्स में बताया गया था कि नंदिनी 36 घंटों से ड्यूटी पर थी, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सीबीआई ने बताया है कि नंदिनी 48 घंटों से ड्यूटी पर थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक अनजान शख्स रात के 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद वो शख्स 4:40 के आसपास सेमिनार हॉल से बाहर आया। इसके बाद सुबह 9:30 के आसपास एक जूनियर डॉक्टर जब सेमिनार हॉल के अंदर जाता है, तब उन्हें नंदिनी की डेड बॉडी सेमिनार हॉल के अंदर दिखाई देती है। नंदिनी की डेड बॉडी हाफ नेकेड सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी। उनकी बॉडी के पास ही उनके कपड़े पड़े हुए थे और पास में ही उनका टूटा हुआ चश्मा पड़ा हुआ था। जब ये सारी बातें प्रिंसिपल को पता चली तो प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ से फ़ोन करवा के नंदिनी के पेरेंट्स को ये बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। और प्रिंसिपल ने ये बात भी कही कि इतनी रात को अकेले नंदिनी को सेमिनार हॉल की तरफ जाने की क्या ज़रूरत थी। प्रिंसिपल संदीप घोष के इस बयान से उनकी मेंटेलिटी साफ समझ में आती है कि वो कैसे गैर जिम्मेदार इंसान थे। एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी करते हुए रेप और मर्डर का शिकार हो गई, उनके बारे में संदीप घोष के इस तरह के बयान उनकी घटिया मानसिकता पर सवाल खड़े करते हैं। पुलिस को सीसीटीवी में जो शख्स 4:40 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया था, वो कोई और नहीं संजय रॉय था। पुलिस ने कुछ और सस्पेक्ट्स के साथ संजय रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया। संजय रॉय और कुछ और सस्पेक्ट्स के मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस को सेमिनार हॉल में नंदिनी की डेड बॉडी के पास चश्मे के साथ ही एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। पुलिस ने तुरंत ही उस ईयरफोन को वहां मौजूद सारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। संजय के मोबाइल फ़ोन से वो ब्लूटूथ ईयरफोन तुरंत कनेक्ट हो गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर संजय को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। संजय रॉय कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस में लोअर रैंक पुलिस ऑफिसर्स को मदद करने के लिए हायर किए जाते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी 12,000 के आसपास होती है और उन्हें पुलिस के जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। संजय रॉय आरजीकर कॉलेज में इल्लीगल तरीके से लोगों को बेड दिलाने की दलाली किया करता था, जिससे कि वो पैसे कमाता था। संजय रॉय भवानीपुर का रहने वाला था और वो अपने आसपास के इलाकों में भी काफ़ी बदनाम था। वो अपने आप को पुलिस से कम नहीं समझता था। उसने अपनी बाइक पर पुलिस का स्टिकर भी लगवा रखा था। संजय रॉय एक वेमेनाइजर था। उसने 4 शादियां की थी।
3 बीवियां तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के चलते उसका घर छोड़कर चली गईं। एक बीवी पिछले साल कैंसर के कारण मारी गई। संजय रॉय ने पुलिस को बताया कि उसने सबसे पहले अपने एक सिविक वॉलेंटियर फ्रेंड के साथ बैठकर दारू पी और उसके बाद वो काली घाट के रेड लाइट एरिया में गया और उसके बाद वहाँ से वापस आकर वो 11 बजे आरजी मेडिकल कॉलेज में गया, जहाँ उसने एक पेशेंट को एडमिट करवाया था उसे देखने के लिए। वहाँ से वो वापस लौटकर फिर से शोभा बाज़ार के रेड लाइट एरिया में गया। वहाँ से लौटने के बाद लगभग 4 बजे वो फिर से आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गया, जहाँ जाकर उसने नंदिनी के साथ रेप और उसका मर्डर किया। और उसके बाद वहाँ से निकलकर संजय रॉय सॉल्ट लेक के पास पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है। हमारे देश में रेपिस्ट इतने कॉन्फिडेंट कहाँ से हो जाते हैं कि वो रेप करने के बाद जाकर आराम से सो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2012 के दिल्ली रेप केस में भी रेपिस्ट रेप करने के बाद आराम से घर जाकर सो गए थे। हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर इन रेपिस्ट को इतना भरोसा है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इन रेपिस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए ये बड़े आराम से चैन से जाकर सो जाते हैं। पुलिस ने संजय रॉय को आरोपी बताकर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन क्या संजय रॉय इस केस में अकेला मुजरिम है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि संजय रॉय जिस हालत में था उस हालत में किसी के साथ बलात्कार करना और वो भी इतनी बुरी तरह से, ये संभव नहीं लगता है। संजय रॉय बुरी तरह नशे की हालत में था और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के हिसाब से नंदिनी की दोनों टांगें तोड़ दी गई थी और वो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई थी और उनके पूरे शरीर पर अलग अलग जगह पर चोटों के निशान थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के हिसाब से नंदिनी के दोनों पैर तोड़ दिए गए थे और उनके पेल्विस की हड्डी भी टूट गई थी। पेल्विस की हड्डी हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा होती है जो कि सबसे मजबूत हड्डियों में गिनी जाती है। पेल्विस पर हमारे शरीर का अधिकतर भार टिका होता है। शरीर की ऐसी मजबूत हड्डी को एक नशे में धुत इंसान के लिए तोड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा कहना कि संजय रॉय इस केस में इकलौता मुजरिम है, ये लगभग नामुमकिन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नंदिनी ने बचने की कोशिश नहीं की होगी और फाइट बैक ना किया होगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, नंदिनी की आंखों में चश्मे के टुकड़े गड़े हुए थे और नंदिनी का मुंह खून से भरा हुआ था। उसके लिप्स, नेक और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी वुंड्स थे। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा था जिस पर चोटों के निशान ना हो। अकेले प्राइवेट पार्ट्स के वुंड पर ऑटोप्सी में लगभग 4 पेजेस की रिपोर्ट दी गई है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंदिनी के साथ कितनी बर्बरता की गई होगी। नंदिनी के शरीर से लगभग 151 ml सीमन भी मिला है। अगर नेचुरली एक मेल की बात करें तो एक मेल एक समय में 15 ml ही सीमन इजैकुलेट कर सकता है, लेकिन नंदिनी के शरीर में पाया गया सीमन का क्वांटिटी इतना ज़्यादा है जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि इस केस में एक से अधिक लोग शामिल थे। संजय रॉय को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ब्रूटल हत्या करने के बाद किसी सस्पेक्ट की बॉडी पर किसी भी तरह के निशान ना हो? इससे ये साफ पता चलता है कि संजय रॉय के अलावा इस केस में और लोग भी शामिल थे। संजय रॉय को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस को संजय रॉय ने ये भी कहा कि अब मुझे आप फांसी भी दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि संजय रॉय फांसी की सज़ा के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है। या तो संजय रॉय को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हमारी जुर्म से वो बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा, या फिर संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है जो किसी बड़े मुजरिम को छिपाने के लिए
पेश किया गया है। अगर बात करें कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की, तो उनका कैरेक्टर भी कुछ क्लीन नहीं है। आरजीकर कॉलेज के एक्स सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का ये बयान सुनिए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। कॉलेज में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी संदीप घोष ने अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया। जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाने लगा, तब जाकर अपनी पोस्ट से प्रिंसिपल संदीप घोष ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के 8 घंटे के अंदर अंदर संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जब ये बात वहाँ के स्टूडेंट्स को पता चलती है, तो वो इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हों, उनके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बने। इसलिए वो धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया, सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने संदीप घोष को फोर्स लीव पर भेज दिया। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि संदीप घोष का बंगाल गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, जिसकी वजह से संदीप घोष को इतनी जल्दी रीअपॉइंट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, संदीप घोष के ऊपर समय समय पर कई संगीन आरोप लगते रहे हैं। संदीप घोष के ऊपर अलग अलग मामलों में कंप्लेन भी दर्ज की गई है। अब इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके अनुसार संदीप घोष ने अपनी बीवी के पेट पर लात मारी थी जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उसके 14 दिनों के बाद संदीप घोष का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ एक अलग ही तरह का रिश्ता है। संदीप घोष जब इस कॉलेज में प्रिंसिपल बनकर आए थे, तब यहाँ पर एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। यहाँ पर जो भी डेड बॉडीज़ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के लिए आती थी, वो फैमिलीज़ की इंफॉर्मेशन के बगैर ही आती थी। तो संदीप घोष ने इस मुद्दे की जांच करने की बात कही, लेकिन बाद में हुआ कुछ भी नहीं। जब पहली बार संदीप घोष का ट्रांसफ़र होता है, तो नए डॉक्टर जो कि प्रिंसिपल के तौर पर अपॉइंट हुए थे, डॉक्टर सनत घोष, उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं होने दी जाती है और उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद रैगिंग के एक केस में संदीप घोष को मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन आरजीकर में आए नए प्रिंसिपल को ज्वाइन ही नहीं करने दिया जाता। 5 दिन तक उनके ऑफिस को बंद रखा जाता है और 1 महीने के बाद संदीप घोष वापस से ट्रांसफ़र लेकर आरजी कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का गुस्सा यूं ही नहीं है। यहाँ पर समय समय पर अलग अलग इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में इतना गुस्सा भरा हुआ है। आरजीकर में स्टूडेंट सुसाइड, स्टाफ की डेथ, इस तरह की पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं। 2001 में सौमित्रा घोष, जो कि कॉलेज में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने वाले थे, उनको अपने रूम में लटका पाया जाता है। 2003 में हाउस स्टाफ अजीत दत्ता की सुसाइड रिपोर्ट की गई। 2016 में प्रोफेसर अपने घर पर सुसाइड कर लेते हैं। 2020 में 25 साल की डॉक्टर इमरजेंसी बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लेती है। 2023 में एक इंटर्न ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाता है। आरजीकर कॉलेज के अराउंड जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज बताई जा रही हैं, अगर उनमें से कुछ भी सच है, तो आरजीकर कॉलेज में बहुत सारे घपले हो रहे थे। पहले तो आप ये चैट देखिए, जिसमें एक अननोन पर्सन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे नंदनी को सबूत मिटाने के लिए प्लान करके मार दिया गया, क्योंकि नंदनी कॉलेज में चल रहे सेक्स रैकेट, ड्रग माफिया और दवाओं की फेर बदल करके
पैसे कमाने वालों के खिलाफ थी और ये सब वहाँ के प्रिंसिपल की देखभाल में हो रहा था। कॉलेज में अगर कोई भी इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो उसे फेल कर देने या फिर एग्ज़ाम में ना बैठने देने या फिर हॉस्टल से निकाल देने की धमकी देकर चुप करवा दिया जाता था। और लगभग 1 महीने से नंदिनी अपने कॉलेज में हरासमेंट फेस कर रही थी और उसके बाद अपने एक फ्रेंड के सजेशन पर उन्होंने इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। चैट में आगे लिखा है कि ये सब एक प्लान के तहत हुआ है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्हें नंदिनी को जल्द से जल्द चुप करवाना था। डिनर के बाद नंदिनी के साथ आए 4 इंटर्न वापस चले गए और उन्हें वहीं सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए कहा गया। उसके बाद वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के 4 लोग आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को इस एरिया में किसी को ना आने देने के लिए कड़े इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे ताकि वो देखभाल करते रहें और इस एरिया में कोई भी नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल का कोई भी दूसरा आदमी आ ना सके। जब डॉक्टर पीसफुली मार्च कर रहे थे तब 7,000 लोगों की भीड़ ने डॉक्टर्स पर अटैक किया, जिसके बाद वहां तैनात लगभग 150 पुलिस ऑफिसर्स भी अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। काम कर लिया, भेज रहा है लोग। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सब हमारे पीसफुल मार्च को डिस्टर्ब करने और सबूत को मिटाने के लिए किया जा रहा है। अब इस ऑडियो क्लिप को सुनिए जिसमें एक फीमेल अपनी एक फ्रेंड को बता रही है कि कैसे बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को पास करवाने के लिए, उनकी रिपोर्ट्स को पास करने के लिए पैसे वसूलते थे और पीजीटी और इंटर्न्स की फाइनल रिपोर्ट्स को बिना पैसे लिए पास नहीं करते थे। বন্ধুরা, আমি সোমা বলছি, সোমা মুখার্জি। এত কষ্ট হচ্ছে ভিতরে, এই যে হসপিটালে বসে থাকতে পারছি না, আমাদের সব ডাক্তাররা সবাই খুব ডিস্টার্বড। আজকে তো ওপিডি বন্ধ রাখা হয়েছে। তোরা জানিস সমস্ত ঘটনা শুনলাম যা জাপানি সত্যিকারের ঘটনা। ऐसा ही कुछ नंदिनी के साथ भी हुआ। उसे धमकी दी गई कि अगर वो पैसे नहीं देती है तो उसकी फाइनल रिपोर्ट को पास नहीं किया जाएगा। और नंदिनी ने जब इन सब चीज़ों को एक्सपोज कर देने की बात कही तो उसे एक प्लान के तहत 4 इंटर्न्स के साथ सेमिनार हॉल में डिनर के लिए भेजा गया। डिनर के बाद उन 4 इंटर्न्स में से एक इंटर्न ने नंदिनी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और उसके बाद नंदिनी के हाथ पैर को चोट पहुंचाई गई। नंदिनी के पैर को तोड़ दिया गया, उसके पेल्विस की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, जिसके कारण उसके चश्मे के टुकड़े उसकी आंखों में चले गए और उसकी आंखें खून से भर आईं। पूरे शरीर पर अलग अलग जगह घाव दिए गए और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। और इन सब के बाद संजय को ऊपर भेजा गया ताकि वो डेड बॉडी के साथ सके। इन सब घटनाओं का वहाँ पर कोई भी सबूत मौजूद नहीं है क्योंकि इंटर्न्स ने इस घटना के बाद बाथरूम में जाकर जहाँ हाथ पैर धुले थे और अपने आप को साफ किया था, सुबह होते ही उस टॉयलेट को रिनोवेशन के नाम पर तोड़ दिया गया जिससे कि वहाँ पर कोई भी सबूत मौजूद ना रहे। इन सब बातों से ये तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक रेप और मर्डर का केस नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कोई बड़े राज छिपे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में ये सारे राज सामने आ जाएंगे। खैर, सीबीआई अपना काम कितनी ईमानदारी से कर पाएगी इस बात पर थोड़ा सा डाउट ज़रूर है क्योंकि इस केस के पीछे ज़रूर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसके कारण बार बार सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हम अपनी नज़र इस रिपोर्ट पर बराबर बनाए हुए हैं। जैसे ही इस रिपोर्ट में कोई प्रोग्रेस होती है हम आपको अपडेट करेंगे।
अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।